गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चालू कर रहे हैं अब नेक्स्ट पार्ट है ना, डिविडेंड पॉलिसी का सेकंड लेक्चर, दैट इज थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। अब ये आज के लेक्चर में हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना, किस तरीके से हम डिविडेंड पॉलिसी हमारी जो है वो हमारे शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करती है और बाकी सारी चीजें। तो आओ कुछ थ्योरीज पढ़ना है हमारे को, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। ये थ्योरीज ऑफ डिविडेंड क्या है? डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, हमने डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। भाई क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि यही डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर ही कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको किसको देना है, शेयर होल्डर्स को देना है, और कितना रिटर्न अर्निंग के फॉर्म में हमारे पास रखना है, ताकि हमको लॉन्ग टर्म में क्या हो, ग्रोथ हो। हेंस डिविडेंड डिसीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Dividend decision consists of two most important concepts which are based on relationship between decision, dividend decision and value of firm. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझना। जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं वो मेनली दो ज्यादा रेदर मैं बोलूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होते हैं उनमें जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं उसमें हम दो चीजों की रिलेशनशिप बनाते हैं। पहली चीज हम बनाते हैं डिविडेंड डिसीजंस एंड वैल्यू ऑफ फर्म की, मतलब एक हो गया हमारा वैल्यू ऑफ फर्म एंड सेकेंड हो गया डिविडेंड डिसीजन। सर नहीं समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं, बताता हूं, ध्यान से सुनना। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, आपको दिख रही होंगी सामने, एक रिलीवेंस थ्योरी और एक इररिलेवेंस थ्योरी। व्हाट इज मीन द रिलीवेंस थ्योरी? रिलीवेंस थ्योरी का मतलब क्या होता है? ये रिलीवेंस थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, ये रिलीवेंस थ्योरीज बोलती है डिविडेंड की कि आपकी जो डिविडेंड इशू करते हो आप, तो आपका डिविडेंड इशू करना आपकी मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर को बहुत हद तक क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब आप जितना शेयर डिविडेंड इशू करोगे, जितना ज्यादा आपका डिविडेंड रहेगा, वो डिविडेंड की वजह से आपकी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, रेदर मैं उसको आपकी भाषा में बोलूं तो वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। मतलब आपकी वैल्यू ऑफ फर्म डिविडेंड देने से या डिविडेंड इशू करने से बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब कंपनी की जो वैल्यू है, फर्म की जो वैल्यू है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है, कंपनी की वैल्यू जब बढ़ती है तभी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब बढ़ेगी? जब मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बढ़ेगा। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर से हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म, कि एक शेयर की मार्केट में वैल्यू चल रही है 100 रुपीज कंपनी के शेयर से टोटल 1000, तो 1000 इंटू 100, तो डेट कम्स टू 1 लाख। तो 1 लाख कंपनी की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो वैल्यू ऑफ अ फर्म जो होती है वो ये मॉडल बोलते हैं डिपेंड करती है डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर। क्या तुम डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है या कम हो रही है। तो रिलीवेंस थ्योरी इसीलिए बोला जाता है इसको बच्चा, क्योंकि यहाँ पे ये डिविडेंड को बहुत रिलीवेंस देता है, डिविडेंड को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। काय के लिए? वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, कि तुम्हारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएंगी या वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दैट डिपेंड्स ऑन तुम कितना अमाउंट ऑफ क्या इशू कर रहे हो, डिविडेंड इशू कर रहे हो। किस तरीके से, कैसे होगा, तो उसके लिए दो अप्रोचेस है, एक वॉल्टर मॉडल एंड अनदर इज गॉर्डन मॉडल। यानी हम रिलीवेंस थ्योरी में दो मॉडल पढ़ेंगे। ये मॉडल हमको समझाएंगे कि जब हम ये मॉडल क्या समझाएंगे, ये मॉडल हमको समझाएंगे कि जब हम अगर राइट डिसीजन लेते हैं काई के लिए, डिविडेंड के लिए, राइट अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को, तो उसकी वजह से हमारी शेयर की प्राइसेस, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है। सॉरी, कम कब होती है? जब हम राइट डिसीजन नहीं लेते। तो थोड़ा सा उसको मैं वहीं पे जाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। अभी इतना समझ लो, ये लोग डिविडेंड डिसीजंस को इंपॉर्टेंट मानते हैं एंड लिंक लगाते हैं किसके साथ, वैल्यू ऑफ फर्म के साथ। लेकिन जो ये बाजू वाली थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं एमएम अप्रोच, ये इररिलेवेंस थ्योरी है। बोलते हैं डिविडेंड आप कितना भी इशू करो, दैट इज इररिलेवेंट। आप ज्यादा इशू करो, कम इशू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी आप डिविडेंड इशू करो, आपकी शेयर की प्राइस, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होने वाली नहीं है। मतलब ये वकालत करते हैं इररिलेवेंस थ्योरी की। बोलते हैं देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड का क्या निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ फर्म। मतलब वैल्यू ऑफ फर्म से कभी वैल्यू ऑफ फर्म कभी अफेक्ट नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डिविडेंड। यहां पे मैं थोड़ी बात और अच्छे से कर लूं क्या, यहां मैं बोल रहा हूं कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है रिलेवेंस थ्योरी में, वैल्यू ऑफ फर्म है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है आपके डिविडेंड डिसीजंस पे, बाकी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकती है, उसको इग्नोर, उसकी बात यहां पे नहीं कर रहा मैं। यहां मैं बात कर रहा हूं वो डिपेंड कर रही है आपके डिविडेंड डिसीजंस पे। यानी आपने अगर प्रॉपर राइट डिसीजन लिया डिविडेंड के रिगार्डिंग में, तो योर वैल्यू ऑफ फर्म विल गेट इंक्रीजिंग, लेकिन अगर नहीं तो वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी।
दैट इज कॉल्ड एज आपका क्या, रिलीवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। एंड ये इररिलेवेंस बोलता कोई मतलब नहीं बोले डिविडेंड की बात करके, कितना भी डिविडेंड इशू करो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योर वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होंगी, कतई बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। तो ये वकालत करता है इररिलेवेंस थ्योरी की, दैट इज कॉल्ड एज एमएम अप्रोच। एमएम मतलब मोदी गिलानी मिलर, आगे दिया है फुल फॉर्म आगे के पेजेस में, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। समझ में आ रही बात? आओ देखते हैं एक करके। सबसे पहले हम रिलीवेंस थ्योरी डिस्कस करेंगे, और रिलीवेंस थ्योरीज में हम बात करेंगे इफ द चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स, मतलब आप क्या डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल वगैरह वगैरह, क्या फॉलो कर रहे हो। अफेक्ट्स मतलब वो अफेक्ट करती है किसको, वैल्यू ऑफ फर्म को, इट इज कंसिडर्ड एज रिलीवेंट थ्योरी, अभी हमने डिस्कस करे। इन दैट केस चेंज इन द डिविडेंड पे आउट रेशियो, देखो अगर आपका डिविडेंड पॉलिसी चेंज हो रही है मतलब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज हो रहा होगा, डिविडेंड कितना दे रहे हो वो चेंज हो रहा होगा, विल बी फॉलोड बाय चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। जैसे जैसे आप अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज करोगे, देखो मैं वर्ड चेंज यूज कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको ये बोला ही नहीं कि हम डिविडेंड पे आउट बढ़ा देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, या मैंने ये भी नहीं बोला कि डिविडेंड आप कम दोगे तो बढ़ेंगी या कम होंगी, नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात अभी हम टाइम है करने के लिए करेंगे। अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं कि डिविडेंड आपका जो इश्यू होता है उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। चेंज मतलब बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। वैसे ही डिविडेंड पॉलिसी में आप जो डिविडेंड ज्यादा भी दे सकते हो कम भी दे सकते हो, दोनों की वजह से बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। इफ द डिविडेंड इज रिलीवेंट देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ये क्या होता है, मतलब अगर डिविडेंड रिलीवेंट है, डिविडेंड की वजह से अगर क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो रही है, तो डिविडेंड डिसीजंस जो होते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है वो बहुत रिलेवेंट हो गया। एंड दैट डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब ऐसा रेशियो जो हमको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेयर दे। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो का सिंपल मतलब हो गया एक ऐसा डिविडेंड पे आउट रेशियो बनाओ जिसकी वजह से तुम्हारी प्राइस ऑफ द शेयर या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर या वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहे, हाईएस्ट रहे। मतलब वो ज्यादा ना कम हो ज्यादा ना ज्यादा हो, दैट शुड बी ऑप्टिमम एट दैट लेवल, ताकि तुम्हारी क्या रहे, वैल्यू ऑफ फर्म ऑलवेज हाईएस्ट रहे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हम लोगों को निकालना सीखना है कि हम ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कैसे रखेंगे, क्या ऑप्टिमम पे आउट रेशियो रखेंगे अगर डिविडेंड हमारी को क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट कर रहा है, ताकि हमारी मार्केट प्राइस, हमारी शेयर की वैल्यू मार्केट में क्या रहे, हाईएस्ट रहे। क्या बात करता है आगे, बेसिस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड जो पे किए जाते हैं वो कैसे पे किए जाते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से, वी ऑल नो दैट। दिस कुड बी इधर प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, सब हमको पता है। बिफोर स्टार्टिंग वॉल्टर मॉडल हम थोड़ी सी टर्म्स समझ लेते हैं। वॉल्टर मॉडल स्टार्ट करने के पहले रिलीवेंस थ्योरी का फर्स्ट मॉडल दैट इज वॉल्टर मॉडल स्टार्ट करने के पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं जो आपको क्या करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज डिविडेंड रेट का फॉर्मूला, यानी आपको जहां पे भी वर्ड मिलता है डिविडेंड रेट, इसका मतलब क्या होता है, डिविडेंड रेट इज नथिंग बट जो शेयर की फेस वैल्यू है और जितना कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो यहां पे आपको दिया भी होगा, ध्यान से देखना बच्चा। फर्स्ट इज डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू। एफ मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब हम परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे कि जितनी फेस वैल्यू है उसके मुकाबले आप फेस वैल्यू के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड दे रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आप डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड पर शेयर आपका 10 रुपीज और आपकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज इंटू 100, तो डेट इज इक्वल टू 10%। तो आपका डिविडेंड रेट क्या हो गया, 10%। दैट सिंपली मीन्स अगर आपका डिविडेंड रेट 10% है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो 100 रुपीज फेस वैल्यू है उसका 10% आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। दैट मीन्स 10 रुपीज आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। दैट मीन्स जो डिविडेंड रेट होता है वो डिविडेंड रेट रिलेट करता है, वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, डिविडेंड रेट रिलेट करता है शेयर की फेस वैल्यू के साथ। डिविडेंड रेट क्या के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है मेरे बच्चा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर के साथ। समझ में आ रही बात? तो वो रिलेट करता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर के साथ, डिविडेंड रेट। ये एक बात हो गई। अच्छा भाई,
ठीक है, मतलब अगर हम डिविडेंड रेट देख रहे हैं 10%, तो सिंपली आपको काय के ऊपर डिविडेंड रेट लगाना है डिविडेंड निकालने के लिए, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए फेस वैल्यू के ऊपर आपको डिविडेंड निकालना है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, देयरफॉर डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट। यानी यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार आपको डिविडेंड पर शेयर निकाल के नहीं दिया हुआ रहता है, सिर्फ डिविडेंड रेट दे देता है, तो बच्चा ये पूछता है कि ये डिविडेंड रेट मैं किसके ऊपर अप्लाई करूं, तो डिविडेंड रेट आपको अप्लाई करना पड़ता है फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो आपकी जो भी फेस वैल्यू है शेयर की उसके ऊपर आप अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं कि फेस वैल्यू 100 है इंटू 10%, दैट इज इक्वल्स टू ₹10। आपका क्या आ गया? डिविडेंड पर शेयर। यहाँ क्या आ गया आपका? डिविडेंड रेट। तो टर्म्स थोड़ी याद रखना है, 4-5 टर्म्स में ज्यादा नहीं, 4-5 टर्म्स ही दे रहा हूं, बट ये 4-5 टर्म्स आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड यील्ड। यील्ड वर्ड आया तो समझ लेना कि हम कितना कमा रहे हैं, हमारी अर्निंग की बात कर रहा है, हमारी कमाई की बात कर रहा है। यील्ड का मतलब हमारी कमाई होता है। जो डिविडेंड यील्ड होती है वो रिलेट करती है आपके मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर से, कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करे, आपकी कोई भी शेयर आप जो खरीद रहे हो आज उसकी मार्केट में प्राइस 150 रुपए या 200 रुपए चल रही है और आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? 10 रुपीज। तो वो क्या है? तो आपकी डिविडेंड यील्ड सिंपली मीन्स आपका डिविडेंड पर शेयर का जो भाव है हम वो किससे रिलेट कर रहे हैं? डिविडेंड को किससे रिलेट कर रहे हैं? हम मार्केट प्राइस से। तो यहां आपने देखिए कि डिविडेंड रेट जो है वो रिलेट करता है फेस वैल्यू से, डिविडेंड यील्ड जो है वो रिलेट करती है परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक हो गया परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस से और एक हो गया डिविडेंड रेट फेस वैल्यू से। समझ में आ रही बात? तो फॉर्मूला क्या हो गया डिविडेंड यील्ड का? डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर इनटू 100 करने का मतलब ही होता है बच्चा, आप क्या कर रहे हो, आप उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो डिविडेंड यील्ड कमाई इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन नॉट फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इनटू 100। या ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आपको डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड यील्ड, आपका क्या आ जाएगा? डिविडेंड पर शेयर। तो सपोज करो आपकी मार्केट प्राइस है 200 और आपका डिविडेंड यील्ड है 10%, तो यह डीपीएस कम्स टू 20। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 20 मेरा डिविडेंड है, मेरी मार्केट प्राइस है 200, तो व्हाट इज माय ये, तो मेरा ये आ गया डिविडेंड यील्ड 10%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से तो डिविडेंड यील्ड रिलेट्स टू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, डिविडेंड रेट रिलेट्स टू डिविडेंड पर शेयर। जब मैं फॉर्मूलेज या इन कंसेप्ट के रीजंस बताता हूं या मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं, तो प्लीज कृपया करके मेरे बच्चे मेरे साथ उसको क्या करें, रिपीट करें, है ना। ये फॉर्मूले रिपीट करने का मतलब, इसके रीजंस बताने का मतलब ही ये रहता है बार बार, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, है ना। आपको बार बार घर पे यही याद ना करना पड़ते रहे, है ना। आपके यही वीडियो देखते देखते क्लास में ही क्या हो जाए, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट रेशो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ अर्निंग, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब ही क्या हो गया, नाम में मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशो। हाउ मच डिविडेंड यू आर पेइंग, कितना पे आउट है आपके डिविडेंड का, काय में से पे करोगे, अपनी अर्निंग में से पे करोगे, जितना कमाओगे उसी में से आप डिविडेंड क्या करोगे, पे करोगे। तो दैट इज नथिंग बट आपका डिविडेंड पे आउट रेशो। समझ में आ रही बात? ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल मैं लिख देता हूं, डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन, बोलो, ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर इनटू 100, या डिविडेंड, जिसको आप टोटल डिविडेंड भी बोल सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल अर्निंग्स। इंटू 100। क्लियर? ये होगी बात। नेक्स्ट इज अर्निंग यील्ड। व्हाट इज मीन बाय अर्निंग यील्ड? अर्निंग यील्ड का मतलब क्या होता है, अब ये थोड़ा सा अलग है, समझ लेना। अर्निंग यील्ड का मतलब हो गया, देखो डिविडेंड यील्ड का मतलब हो गया कि आपकी मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, यानी आपकी मार्केट प्राइस अगर 200 है और आपको डिविडेंड 20 मिल रहा है, तो दैट इज डिविडेंड यील्ड। मतलब हाउ मच डिविडेंड आपको मिल रहा है, हाउ मच डिविडेंड आप ले रहे हो, अर्न कर रहे हो, डिविडेंड,
है ना, एक मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। एंड जब मैं बात करता हूं अर्निंग यील्ड की, तो अर्निंग यील्ड सिंपली मींस हाउ मच यू आर अर्निंग, टोटल अर्निंग फ्रॉम द पर्टिकुलर इन रिलेशन टू योर मार्केट प्राइस। है ना, अगर आपको शेयर की मार्केट प्राइस 200 है और कंपनी एक शेयर के ऊपर टोटलिटी में कितने रुपए कमा रही है, 30 रुपीज कमा रही है, तो हम क्या बोलेंगे 30/200। मतलब मार्केट प्राइस से अगर मैं अर्निंग्स को रिलेट करता हूं या अर्निंग्स को मार्केट प्राइस से रिलेट करता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेरी अर्निंग यील्ड। और अगर मैं किसको, डिविडेंड को रिलेट करता हूं किससे, मार्केट प्राइस से, तो दैट इज कॉल्ड एज माय व्हाट, यस दैट इज कॉल्ड एज माय डिविडेंड यील्ड। तो दो अलग अलग है। डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड कितना कमाया इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस, यील्ड का मतलब ही ये हो गया कितना आप अर्न कर रहे हो। अब नाम में पूरा डिविडेंड यील्ड, तो आपको मार्केट प्राइस जो, क्योंकि आप पैसा क्या इन्वेस्ट करोगे, आपका आज की तारीख में पैसा कितना लगा हुआ है, जितनी मार्केट प्राइस है, समझ में आ रही बात। तो आपको मार्केट प्राइस के मुकाबले में कितना डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज डिविडेंड यील्ड। कितनी अर्निंग हो रही है, दैट इज अर्निंग यील्ड। दोनों में एक फर्क है, अर्निंग में से अगर आप रिटेन अर्निंग माइनस करते हो तो डिविडेंड बच जाता है, या अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करते हो तो रिटेन अर्निंग, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये क्या हो गया इसका मतलब, डिविड अर्निंग यील्ड, ये था ऊपर डिविडेंड पे आउट रेशो। अर्निंग यील्ड सिंपली मीन्स अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। आपकी क्या आ गई, अर्निंग यील्ड। सपोज आपने अर्न किया 30 रुपीज़, यानी एक शेयर के ऊपर अर्निंग पर शेयर है 30 और मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर कितनी है आपकी, डिवाइडेड बाय सपोज 200 है तो इंटू 100 करूँगा तो दैट कम्स टू शायद 15% आता है, चेक कर लेना। तो मेरी अर्निंग यील्ड कितनी हो गई, EY कितनी हो गई, अर्निंग यील्ड 15%। मतलब अर्निंग यील्ड किसके कंपैरिजन में, मार्केट प्राइस। तो यील्ड वर्ड ऑलवेज इन कंपैरिजन वर्ड विथ मार्केट प्राइस, ये याद रखना, समझ में आ रही बात। और वेयर रेट जो होता है डिविडेंड रेट वगैरह वो फेस वैल्यू के कंपैरिजन में होता है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो यू ऑल नो दैट, क्लियर। तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो ये EPS अपॉन MPS। अब बात आती है, ये टर्म्स पढ़ने के बाद हमारी बात आती है अब हमारे फर्स्ट मॉडल की, दैट इज रिलीवेंस थ्योरी के फर्स्ट मॉडल की, वॉल्टर्स मॉडल। ये वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है, अगेन रिलीवेंस थ्योरी का पार्ट है। एक हो गया गॉर्डन्स मॉडल जो हम इसके बाद देखेंगे, एक हो गया वॉल्टर्स मॉडल। ये किसकी बात करता है, रिलीवेंस थ्योरी की। मतलब ये किसकी बढ़ाई करता है कि भाई डिविडेंड जितना तुम दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म। इफ प्रॉपर डिविडेंड नहीं दोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होंगी, इफ प्रॉपर डिसीजन लोगे डिविडेंड से रिलेटेड तो डिविडेंड ऑफ फर्म क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होंगी, इंक्रीज। तो इसने ना कुछ अजम्पशन लेके रखे हैं, वो अजम्पशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका मतलब और फॉर्मूले पढ़ेंगे, पहले कैलकुलेट करना सीखते बाद में इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये क्या बताता है, ये आपको निकाल के देगा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो। ये आपको बताएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो। समझ में आ रही बात, क्या ये अर्निंग वॉल्टर्स मॉडल। ये वॉल्टर मॉडल पढ़ने के पहले इसकी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। वॉल्टर मॉडल बोलता क्या है, वॉल्टर मॉडल बेसिकली डिपेंड होता है ये दो चीजों पे, और ये दो चीजें क्या है, ये दो चीजें हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रादर हम बोले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान से देखना, वॉल्टर मॉडल बेसिकली डिपेंड करता है इन दो चीजों पे, one is R and another is K. R is nothing but rate of return and K is nothing but cost of capital, या rather मैं बोलूँ required, देखो दोनों अलग अलग वर्ड्स है, required rate of return। रेट ऑफ रिटर्न एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में फर्क होता है बच्चा। रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। समझ में आ रही बात, तो उसको हम बोलते हैं के, क्या बोलते हैं हम उसको, के। तो के इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, या रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल दो। समझ में आ रही बात, तो ये होगी। तो इसको हम के भी बोलते हैं, के ई भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है ना, के ई भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं। तो दैट इज के इज नथिंग बट स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट मीन्स आप जो फंड्स प्रोक्योर कर रहे हो, दैट मीन्स आप जो फंड्स ला रहे हो वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ला रहे हो।
समझ में आ रही बात? आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मिल रहा है, या सपोज आप इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा ला रहे हो तो क्या एक्सपेक्टेशन है इक्विटी शेयर होल्डर वालों की, दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रही बात? मतलब पैसे लाने के लिए जो पैसा लग रहा है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या रेदर मैं बोलूं कि शेयर होल्डर के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो शेयर होल्डर के पास, अगर शेयर होल्डर खुद वो पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करे तो वो उसके ऊपर कितना पैसा और कमा सकता है, दैट इज नथिंग बट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है रिक्वायर्ड रेट? देखो हम क्या बोलते हैं कि हमने डिविडेंड कितना इशू करना और कितना नहीं करना, इसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होगी। दैट मीन्स हम इसकी बढ़ाई कर रहे हैं कि समटाइम्स हमको डिविडेंड जीरो भी इशू करना चाहिए, कम भी इशू करना चाहिए, और वो पैसे को कहाँ पे रिटेन करके रख लेना चाहिए, कंपनी में। तो जब तुम कंपनी में वो पैसे को वापस से रिटेन कर रहे हो तो तुमको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि मान लो ये पैसा हम डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को दे देते, ध्यान से सुनना, मान लो ये पैसा हम शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में दे देते तो शेयर होल्डर इसके ऊपर कितना कमा लेता, शेयर होल्डर इसके ऊपर कितना अर्न कर लेता। दैट मीन्स शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कि भाई तू मेरे को डिविडेंड बोल के दे दे पैसा, मैं उसके ऊपर 10% कमा लूंगा। दैट मीन्स शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, कम से कम 10%। वही तुम्हारे लिए क्या होगी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, हाउ मच शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अगर तुम वो पैसा उसको डिविडेंड फॉर्म में ना दे रहे हो, रिटेन अर्निंग फॉर्म में रख रहे हो, या उसी को हम बोलेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमने वो पैसे को वापस से बिजनेस में अर्न कर दिए विद एन इंटेंशन शेयर होल्डर को हम क्या करके देंगे, ज्यादा कमा के देंगे। एंड सेकेंड इज आर इज नथिंग बट रेट ऑफ रिटर्न, हाउ मच योर कंपनी इज गिविंग द रिटर्न ऑन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। अगर तुम इसको इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी कंपनी में तो उसके ऊपर तुम कितना पैसा और कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट ऑफ रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दो बात हो गई, एक आर हो गया और एक क्या हो गया, के हो गया। आर इज रेट ऑफ रिटर्न एंड के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। गॉट इट? ये बात हो गई। तो बेसिकली ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, समझ में आ रही बात, कि कितना डिविडेंड इशू करना कितना नहीं करना। तो मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं कि भाई ये जो वॉल्टर है, वॉल्टर मॉडल है, ये बोलता है यार देख, अगर R इज ग्रेटर देन K, ध्यान से देखना, वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, R इज ग्रेटर देन K। R इज ग्रेटर देन K मतलब आप 12% अर्न कर रहे हो और शेयर होल्डर 10% एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुम डिविडेंड बोल के ये पैसा शेयर होल्डर को दे दो तो शेयर होल्डर इसके ऊपर कितना कमाएगा, 10%, या शेयर होल्डर इसके ऊपर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 10%। लेकिन तुम ये डिविडेंड बोल के पैसा उनको ना दो, ये पैसा तुम डिविडेंड ना देते हुए रिटेन अर्निंग के फॉर्म में अपने पास रख लो, तो तुम्हारी कंपनी इसके ऊपर कितना कमाएंगी, 12%। तो ज्यादा बेटर क्या है, वापस से तुम अगर इसको शेयर होल्डर को दे दो तो शेयर होल्डर इसके ऊपर कितना अर्न करेगा, कितना कमाएगा, 10% कहीं पे भी इन्वेस्ट करके। तो शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है तुम्हारे से, 10%। समझ में आ रही बात? लेकिन तुम अगर इसको शेयर होल्डर को ना देते हो, तुम इसको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारी कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज आर, दैट इज आपकी कंपनी इसके ऊपर कितना पैसा कमा लेंगी। यानी आपकी कंपनी ये फंड वापस से इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में ही, आपकी कंपनी वापस से ये फंड को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, रिटेन अर्निंग बोल के रख लेती है, तो आपकी कंपनी इसके ऊपर कितना कमा पाएंगी, 12%। तो शेयर होल्डर के लिए क्या बेटर है कि उसका पैसा कंपनी में ही रहे और उस पैसे के ऊपर कितना कमाया जाए, 12%। समझ में आ रही बात? रैदर देन हम उसको देके वो कितना ही कमाएगा, सिर्फ 10%। तो यहां पे हम लोग बच्चा बोल देते हैं, यहां पे हम बच्चा बोल देते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन में डिविडेंड पे आउट रेशो 0 रहे, क्या रहे, 0% रहे, एंड फुल अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या कर ली जाए, रिटेन। फुल अमाउंट ऑफ अर्निंग मस्ट बी रिटेन्ड इन कंपनी। फुल अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है वो मस्ट भी कहां पे रिटेन्ड हो जाए, कंपनी में ही रिटेन
हो जाए कि अब तुम्हारा आर किससे ज्यादा है, अगर तुम्हारे के से ज्यादा है। कॉमन सेंस है ना यार, क्योंकि तुम्हारा अगर पैसा तुम्हारे पास, शेयर होल्डर का पैसा तुम्हारे पास पड़ा है, तो तुम उसको 12% कमा के दे रहे। सर इन्हें वो कमाया है जो पैसा जो रहेगा कंपनी में, वो तो सारे शेयर होल्डर का रहेगा ना। बेटा कैसी कैसी बात कर रहे हो। अगर सपोज मैं ये शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए दे रहा था, तो बट ऑब्वियसली बात है उसको 1 लाख ना देते हुए उसी के 1 लाख वापस से मैंने मेरी कंपनी में जमा करा दिए, तो उसी के 1 लाख वापस से मेरी कंपनी में अगर जमा हो रहे हैं, तो दैट सिंपली मीन्स कि भाई उसका पैसा उसी का पैसा वापस से रीइन्वेस्ट हुआ, तो इसके ऊपर, इसके प्रोपोर्शन के ऊपर जो कमाई होंगी वो भी उसकी रहेंगी। तो ये जो 12% का पैसा हम उसको देंगे उसके ऊपर कमा के। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, वो बोलता है कि तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म, अगर तुम यहाँ पे इस तरीके से डिविडेंड पे आउट रेशियो रखते हो 0, देन वैल्यू ऑफ फर्म इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रहता है, नील रहता है, कौन से केस में, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, तो तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होंगी, तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी। समझ में आ रही बात। तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम डिविडेंड दो ही मत, थोड़ा भी मत दो, बिल्कुल मत दो, पूरा पैसा वापस से क्या कर लो, इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज तुम उस पर ज्यादा कमाओगे रेदर डिविडेंड देने से। तो बेटर है तुम्हारे लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहे, ये सिचुएशंस में कितना रहे तुम्हारे लिए, 0% रहे। समझ में आ रही बात। ये एक केस हो गया। केस नंबर 2 ऐसा भी हो सकता, आर इज इक्वल्स टू के, या रेदर अपोजिट ही ले लेता, आर इज इक्वल्स टू की जगह ले रहा हूं आर इज लेस देन के, आर इज लेस देन के, दैट मीन्स तुम कमाते हो फर्म में 8% और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 10%। मतलब शेयर होल्डर को तुम अगर डिविडेंड बोल के पैसा दे दो पूरा, या जो भी पैसा तुम डिविडेंड बोल के दे दो, तो शेयर होल्डर उसके ऊपर 10% कमाने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, क्योंकि शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 10%। देखो वॉट एवर, चाहे शेयर होल्डर हो या जहां से हम पैसा ला रहे हैं, वो जितना उसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज सिंपली कि वो उतना पैसा तो उसके ऊपर कमा सकता है। तो तुम अगर डिविडेंड बोल के उसको पैसा दे दो, तो शेयर होल्डर उसके ऊपर 10% कमा लेगा। लेकिन यार तुम्हारी कंपनी में अगर तुम उसको रिटेन अर्निंग बोल के रख लेते हो, अपने कंपनी में उसको रख लेते हो अंदर, तो फिर तुम कितना कमा पाओगे, 8% सिर्फ। सो बेटर है ना उसका पैसा उसको दे दे, वो जो करना चाहे वो करते बैठे, और उसके ऊपर बढ़िया 10% कमाए। क्योंकि तुम अगर अपनी कंपनी के अंदर उसको रिटेन करोगे, तो तुम्हारी कंपनी की वजह से शेयर होल्डर का क्या होगा, नुकसान होगा। कितने परसेंट का, 2% का। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 100% एंड full amount of earning must be distributed to shareholders। समझ में आ रही बात। then value of firm is increased। सर यहां पे भी इंक्रीज लिखे आपने। हाँ मैं बोल रहा हूं, अगर तुम ये बात मान जाते हो कि when तुम्हारा R इज लेस देन K है, तो तुम ये बात मान गए कि तुमने पूरा उठा के 100% डिविडेंड इशू कर दिया, तो तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होंगी। जैसे तुमने ऊपर करा था, 1 भी रुपए डिविडेंड नहीं दिया था, 0 डिविडेंड दिया था, तो तुम्हारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। लेकिन अगर तुम इनकी बात नहीं मानते हो, और तुम फॉर एग्जांपल ऊपर वाले केस में जब 12% डिविडेंड तुम 12% रिटेन अर्निंग पे तुम अर्न कर सकते थे, 12% तुम्हारी कंपनी अर्न कर सकती थी, और ये टाइम पे तुम मान लो 10%, 20%, 30, 40 कुछ भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या कर देते, शेयर होल्डर को दे देते। एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड आप अगर शेयर होल्डर को दे देते, तो आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, हाईएस्ट वैल्यू नहीं रहती, वो क्या हो जाती, कम हो जाती। आप करके देख लेना, हम करके देखेंगे ये चीजों को। लेकिन नीचे वाले में भी अगर आप मान लो रिटेन अर्निंग कुछ भी रखते हो, तो अगेन आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या नहीं होंगी, इंक्रीज नहीं होंगी, उल्टा वो डिक्रीज होंगी। सो बेटर है कि हम क्या कर दें, ये केस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है,
when r is equals to k, r is equals to k मतलब r भी 10% है, k भी 10% है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल्स टू तुम्हारी मर्जी। अब ये क्या हो गया सर, तुम्हारी मर्जी? अरे भाई अब r इज इक्वल्स टू के है, तो तुम चाहे अगर कंपनी में रखो तो भी 10%, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे भी दो तो भी 10% ही कमा पाएगा वो, तो रिटर्न अर्निंग बोलते हो तो भी 10% ही होगा, शेयर होल्डर को देते हो तो भी वो क्या होगा, 10% ही कमा पाएगा। तो तुम्हारी मर्जी, शेयर होल्डर की मर्जी, उसको चाहिए तो दे दो, नहीं चाहिए तो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर होगी? एंड वैल्यू ऑफ फर्म क्या होंगी, दोनों केसेस में सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा r इज इक्वल्स टू क्या है, के, तो वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स सेम, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात हो गया व्हेन r इज इक्वल्स टू के, तो ये तुम्हारा 10% और वो कितना है तुम्हारा के 10%। तो ये तीन जो हमने आज फंडे पढ़े, अभी जो फंडे पढ़े वॉल्टर मॉडल के, तो ये वॉल्टर मॉडल के जो फंडे हैं ना तीन, इसी को बोला जाता है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, वेयर फर्म्स वैल्यू इज हाईएस्ट। इसी को बोला जाता है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, जहां पे फर्म की वैल्यू क्या रहती, हाईएस्ट रहती, सबसे ज्यादा रहती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। When r is greater than k 100%, r is greater than k 100% रिटेन अर्निंग, 0% डिविडेंड। व्हेन r is less than k, भाई एक काम करना, उसको दे दे वो खुद कमा लेगा, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रखो और 0 क्या रखो तुम, रिटेन अर्निंग रखो। जब दोनों सेम है तो तुम्हारी मर्जी कितना भी रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये जो हमने फंडे पढ़े ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है। समझ में आ रही बात? तो बच्चा मेरे पीछे पड़ गया, वो मेरे को बोलता है सर आपने तो बता दिए कि ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियोज है ना, आपने तो बता दिए कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है, और पहले केस में वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है व्हेन r इज ग्रेटर देन क्या रहता है, k रहता है, और दूसरे केस में वैल्यू ऑफ फर्म कम होती है व्हेन r इज लेस देन क्या रहता है, k रहता है। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी वगैरह वगैरह, हम कैसे विश्वास कर ले? हमको विश्वास नहीं हो रहा, वॉल्टर ने बोलने से हो जाएगा क्या? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। तो आओ भाई वॉल्टर मॉडल के हिसाब से हम ये चीजों को क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या सही में ऐसा होता है या नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो ये छाप लिए होंगे, आई होप सो आपने। तो आओ देखते हैं, वॉल्टर का एक फॉर्मूला है क्या डिसाइड करने का, P इज नथिंग बट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। एंड आपको एक बात बोलूं ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे अगर मान लो ये मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बढ़ रही नहीं, कम हो रही है अगर आपके डिसीजन से, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होंगी, कम होंगी। मतलब सिर्फ फर्क इतना है कि वैल्यू ऑफ फर्म टोटल शेयर्स की भाव बता देती है, टोटल शेयर्स की वैल्यू बता देती है, और मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर सिर्फ एक शेयर की क्या बताती है, वैल्यू बताती है। तो वॉल्टर मॉडल आपको निकाल के दिखाएगा अपने फॉर्मूले में, अपनी टेक्निक से, कि जब जब आप मेरी बात मानोगे, वॉल्टर मॉडल की बात मानोगे, है ना, रिलीवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड, तो उस केस में आपकी मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। दैट मींस आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। समझ में आ रही बात? तो आओ देखते हैं क्या फॉर्मूला बोलता है। मैं लिख देता हूं, यहां पे तो छाप के दिया ही आपको, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा उसको। क्या बोलता है ये बात करता है भाई P की, P स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल्स टू D। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया आपके लिए, हाँ आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं वहां से, और अगर नहीं तो यहां से लिख सकते देख के, D प्लस R अपॉन K इंटू E माइनस D द होल अपॉन
के। अब ये क्या है, ध्यान से देख लो। बोलता है आपने जितना डिविडेंड है वो लिख लो, डिविडेंड पर शेयर, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मैं डिविडेंड पर शेयर की बात कर रहा हूँ। तो डी इज नथिंग बट माई डिविडेंड पर शेयर प्लस आर मतलब कितना आपका रेट ऑफ रिटर्न है परसेंटेज फॉर्म में, कितना आपकी कंपनी आपको कमा के दे रही है, तो बड़ा आर लिखना है तो बड़ा आर लिख लो, कंफ्यूजन ना रहे। समझ में आ रही बात, यानी कितना कंपनी आपकी कमा रही है दैट इज आर अपॉन के इन ब्रैकेट अर्निंग माइनस डिविडेंड। ये देखो यहाँ पे भी दिया होगा आपको अर्निंग माइनस डिविडेंड। समझ में आ रही बात, तो सेम फॉर्मूला लिखा है वही मैंने, यानी इन दोनों का अगर मैं बोलूं तो इट इज नथिंग बट इन, तो ये ब्रैकेट का मतलब ही क्या हो गया अगर आपको लिखना है तो इट इज नथिंग बट रिटेन्ड अर्निंग। अरे अर्निंग माइनस डिविडेंड का मतलब क्या हो गया, रिटेन अर्निंग, जितना कंपनी क्या कर रही है रिटेन कर रही है, तो दैट इज नथिंग बट रिटेन अर्निंग। तो वो कुछ नहीं कर रहा है, रिटेन अर्निंग को मल्टीप्लाई कर रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से और आपका क्या कर रहा है आंसर निकाल के दे रहा है। इसको और डिटेल में जाना है तो मैं आपको और क्लैरिटी से समझाता हूं ये डिवाइडेड बाय के क्यों कर रहा है, क्योंकि डिवाइडेड बाय के करके ये आपकी इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल रहा है। कैसा, जब अगर मैं ये डिवाइडेड बाय के ना करूं तो ये इसका मतलब क्या हो गया, कुछ पेपर में आने वाला नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। नहीं भी अगर नहीं समझने की इच्छा है तो आप आगे कर सकते वीडियो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूले का समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला बना क्यों ऐसे है ना। तो डीपीएस आपका क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर, मतलब आपकी मार्केट प्राइस डिविडेंड पर शेयर के ऊपर डिपेंड करती है। आप डिविडेंड पर शेयर कमाओगे हर साल आप जो भी कमाओगे वही उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे आपकी प्राइस, तो आप हर साल कमाओगे डिविडेंड पर शेयर, प्लस आप अर्निंग में से जो डिविडेंड दे दोगे तो आपकी बचेंगी रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग के ऊपर आप क्या कमाओगे आर, रिटेन अर्निंग के ऊपर आप क्या कमाओगे आर, और डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हो वो के, तो आर डिवाइडेड बाय के जो कर रहे हैं वो लोग दैट इज नथिंग बट उसको कॉस्ट से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, और जब उसने होल के डिवाइड किया तो होल के डिवाइड करने का सिंपल सा मतलब ये हो गया बच्चा कि वो बोल रहा है कि ये चीज आप हर साल कमाओगे, इस साल का डिविडेंड इस साल की रिटेन अर्निंग के ऊपर जो रिटर्न आपने कमाए प्लस ये नेक्स्ट ईयर कमाओगे, नेक्स्ट ईयर, तो डिवाइडेड बाय के करने से वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। आप लाइफ टाइम तक ही क्या करोगे इसी तरीके से पैसा कमाओगे, तो आपकी लाइफ टाइम की इनकम को ऐड करके वो क्या निकाल के दे देता है आपको, आपकी मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, क्या निकाल के दे देता है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। खैर हमारे लिए फॉर्मूला ही रिलेवेंट है, बाकी हमारे लिए कोई रिलेवेंस है नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़ते, नहीं है ना रिलेवेंट हमारे लेवल पे तो क्यों मगजमारी करना फिर, नहीं तो फालतू कंफ्यूजन होगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ कोई, तो हमको समझ में आए आपकी बातें कि आप जो बोल रहे हो सब सच सच बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो सब सच बोल रहे हो, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हो इसके अंदर। तो यहाँ पे एक पेज नंबर 8 पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको 2 केसेस दिए हुए हैं। पेज नंबर 8 पे आपको क्वेश्चन, अच्छा फॉर्मूला एक बार मेरे साथ याद करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन के पहले फॉर्मूला थोड़ा सा मेरे साथ याद कर लेंगे। और मैं ऑलवेज एक फॉर्मूला याद कराने की टेक्निक बोलता हूँ, बहुत सिंपल सी रहती है ना। आप सिर्फ क्या कर लिया करो, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, बहुत वियर्ड टेक्निक है लेकिन बहुत अच्छी है, हमेशा फॉर्मूले याद रहेंगे। विजुअल मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं। आप फॉर्मूले की प्लेसिंग देख लो, क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, डीपीएस प्लस आर अपॉन के माइनस ई ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के, ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर अपॉन के, है ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्लेसिंग देख लो एक बार ध्यान से सब लोग, आई होप आपने देख लिए होंगे, एक बार ध्यान से सब देख लो। अब ध्यान से देखना, अब क्या है, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस इज प्लस आर अपॉन के इन ब्रैकेट ई माइनस डी ब्रैकेट क्लोज अपॉन के सर नहीं समझा वापस से, आपको के सामने दिखना चाहिए। पहला डी दैट इज डिविडेंड पर शेयर प्लस आर अपॉन के इन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट देखो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ई माइनस डी ब्रैकेट क्लोज एंड होल अपॉन के। तो ऐसा आपकी आंखों के सामने अगर आप दिखते हो और ऐसा आप इमेजिन करते हो तो आपको क्या होगा, हमेशा वो फॉर्मूला याद रहेगा। अदरवाइज तो भाई कल के कल ये फॉर्मूला भूल जाओगे, तो इसीलिए अपने आंखों के सामने लाओ, धीरे धीरे आपको याद आएगा। क्लियर, दैट इज विजुअल मेमोरी हम बोलते हैं। हमारे को हमेशा हर चीज, अरे यार कभी वो पढ़ा था, वो याद आ रहा था, वो पेज नंबर पे लिखा था, हमको वो याद रहता है, ये बीच में लिखा था, ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था, कोंटे में लिखा था, वो याद रहता है, क्या लिखा था वो याद नहीं रहता। तो वो आपकी विजुअल मेमोरी है, समझ में आ रही बात। तो वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होंगी, उसकी तरफ आपको समझ में आएगा, है ना। तो डीपीएस प्लस आर अपॉन के इन ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के, समझ में आई बात, क्लियर। तो अब क्वेश्चन करके देखते हैं एक वॉल्टर मॉडल का। तो ये एग्जाम्पल में क्या बोलता है, यहां पे देख लो। एग्जाम्पल में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया,
एंड व्हाट इज दैट? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट आर. फिर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट दिया, अलग अलग नाम लेगा वो, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. आपको समझना है वो क्या है आपका के. समझ में आ रही बात? तो आपका वो क्या हो गया के. ईपीएस आपको दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर 4 रुपए पर शेयर. डीपीएस आपको दिया हुआ है डिविडेंड पर शेयर. उसके दो केसेस दिए हुए हैं. पहले अगर आप 2 रुपए डिविडेंड देते हो और दूसरा आप 0 रुपीज डिविडेंड देते हो. ध्यान से देखना, पहला आप कितना डिविडेंड दे रहे हो? 2 रुपए. और दूसरे केस में आप कितना डिविडेंड दे रहे हो? 0. समझ में आ रही बात? आपको ये दो अलग अलग केसेस में सॉल्व करना है. अगर ये 2 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं डिविडेंड पर शेयर, तो आपका डीपीआर कितना हो गया? तो फर्स्ट ए में आपका डीपीआर हो गया डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, दैट इज इक्वल्स टू 2/4 into 100, दैट इज इक्वल्स टू 50%. तो वो तो निकाल के आपको दिया है, लेकिन मैं फिर भी स्टिल निकाल के दिखा रहा हूँ कि आपका डीपी डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है ये केस में. तो वो हो गया आपका 50%. फर्स्ट केस में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% हो गया. खैर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बट ये सॉल्व करने के पहले हम हमेशा वॉल्टर मॉडल में ये दो चीज देख लेंगे. इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेंगी या कम होंगी, यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेंगी या कम होंगी. तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 12%. मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 10%. मतलब अगर आप अपनी कंपनी में पैसा रखते हो तो आप अर्न करोगे 12%. अगर आप कंपनी में पैसा नहीं रखते हो, शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड बोल के दे देते हो, कुछ भी डिविडेंड बोल के आप दे देते हो, तो शेयर होल्डर कितना अर्न करेगा उसके ऊपर? 10%. तो बेटर क्या है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना या कंपनी में ही पैसे रखना? तो आंसर इस कंपनी में ही पैसे रखना. समझ में आ रही बात? तो पैसा कहां पे रखना फायदेमंद है? कंपनी में, रेदर देन किसको देने से अच्छा है? शेयर होल्डर को. तो यहां पे क्या करना चाहिए? यहां पे हम लोगों की पॉलिसी होनी चाहिए 0 डिविडेंड, यानी एक भी डिविडेंड नहीं देना. बट कंपनी ने दी तो पहले केस में क्या होंगी? तो आओ देखते हैं. कंपनी ने अगर डिविडेंड दी है तो प्राइस ऑफ अ शेयर क्या होंगी? तो P इज इक्वल्स टू, बोलो हाँ, DPS प्लस R अपॉन K इन ब्रैकेट E माइनस D अपॉन K. अच्छा, DPS बोलो या D बोलो, कंफ्यूजन मत लेना, क्योंकि एक जगह मैं DPS लिख रहा हूँ, एक जगह D लिख रहा हूँ, बट दोनों का मतलब एक ही है. दोनों जगह वो डिविडेंड ही है, D मतलब डिविडेंड पर शेयर ही है. तो ये आ गया. अब आपका डिविडेंड पर शेयर कितना है? पहले केस में, फर्स्ट केस में 2 रुपए, प्लस आपका R कितना है? इसको मैं परसेंटेज फॉर्म की जगह पॉइंट फॉर्म में लिख देता, 0.12 चलेगा. अरे आप 12% बोलो या 0.12 बोलो, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है. अब 12% बोलो या 0.12% बोलो, एक ही बात है, क्योंकि 12% का मतलब ही क्या होता है आपका? 12% इज इक्वल टू 12/100 एंड दैट इज इक्वल टू 0.12. तो बेटर रहता है कि हम काय के फॉर्म में लिखे इसको, परसेंटेज फॉर्म की जगह पॉइंट फॉर्म में लिखे. परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में. तो ये लिख दिया मैंने 0.12 अपॉन 0.10 इन ब्रैकेट. अर्निंग कितनी है मेरी पर शेयर की? 4 रुपए. देखो अर्निंग पर शेयर चाहिए, ई मतलब अर्निंग पर शेयर, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, माइनस 2 मतलब रिटेन अर्निंग भी कितनी होगी? 2. 4 रुपए है, अर्न किए थे 2 रुपए, डिविडेंड दे दिए, दी होल डिवाइडेड बाय कितना? अगेन 0.10. अब कैलकुलेट करेंगे हम, कितना आंसर आता है हमारा इस केस में. बस हो गया. हमारी प्राइस कितनी आती है फर्स्ट केस में. तो कैलकुलेशन आपको जो चालू करना है वो आपको वो भी समझा देता हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन चालू करना है. तो आप करोगे यहाँ से कैलकुलेशन चालू, आपके कैलकुलेटर पे आप उठाओगे इस तरीके से. कैलकुलेटर टेक्निक बताते जाऊंगा साथ साथ में. 4 दबाओ कैलकुलेटर पे, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 इज इक्वल टू करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0.1. तो योर प्राइस कम्स टू 44. मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ₹44. तो योर मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज व्हाट? फर्स्ट केस में ये होगी मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, कितनी आ गई? 44. मैं एक बार कैलकुलेटर पे और बता रहा हूँ किस तरीके से चालू करना है. यहाँ से स्टार्ट करना ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट से 4, तो आपको बिना रुके आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर पाओगे. 4 माइनस 2. अच्छा, बॉड मास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, फिर ऐड, है ना, ये सब तो पता ही होगा. कक्षा 5 में बॉड मास रूल पढ़ते थे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ऐड लेस, बात की बात है. तो 4 माइनस 2
करे कैलकुलेटर पे, बस कुछ मत करो, सब बंद करके 4 - 2 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 2 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 0.1, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने लिखे नहीं होंगे तो लिख के रख सकते हैं इसको रिवाइंड करके। क्लियर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये समझ में आ गया 44। अरे सर क्या बचा है अभी तो, हाँ बचा है ना, ये हो गई एक। जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है फर्स्ट केस में, मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना निकाला था मैंने, डीपीआर 50%, जबकि होना कितना चाहिए था 0%। क्यों? क्योंकि अर्निंग पे हम ज्यादा कमा रहे हैं। तो मैं इसको बाजू में करके देखता हूं कि अगर वो बी वाले केस में क्या होता, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होता, तो फिर क्या होता, P इज इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, याद हो जाएगा, D प्लस R अपॉन के इन ब्रैकेट E माइनस डी दी होल अपॉन के, कितना है मेरा D डिविडेंड 0 सेकेंड केस में। अरे दो अलग अलग केस है बाबा, ये सेकेंड केस है फर्स्ट केस है। बी वाले केस में डिविडेंड 0 दिया, R कितना है सेम 0.12 अपॉन 0.1 इन ब्रैकेट 4 माइनस 0 एंड होल अपॉन 0.1, तो मेरा कितना आ गया P। कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से, तो 4 माइनस 0 इंटू 0.12 अपॉन 0.10 प्लस 0 करना है करो, नहीं करना है मत करो, डिवाइडेड बाय 0.1 एंड दैट कम्स टू 48। तो इस केस में मेरी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी आ गई, 48। तो आपने ये चीज समझे कि अगर मेरा आर ज्यादा होता है तो मेरे लिए डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होना चाहिए, 0% होना चाहिए, एक भी रुपए डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर मेरा आर कम है तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरा आर ज्यादा है के से, तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा तो फायदेमंद है, कंपनी में फंड इन्वेस्ट करके रखूंगा तो मेरी कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, अदरवाइज वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज नहीं होंगी। तो इसी फॉर्मूले में आपने ये दोनों को देख लिए, समझ में आया आपको ये केस। चलो थोड़ा सा और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चंस आपको पीछे दिए हुए हैं, एक सीधा पीछे आ जाएंगे यहाँ पे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, नीचे से करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वाला लो सर एक, ठीक है भाई आपके लिए भी बात है, एकदम बड़ा बड़ा ही लेते कोई। ले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, थोड़ा मजा आएंगे सॉल्व करने में। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे बच्चा, वॉल्टर मॉडल चल रहा है अभी अपना। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, ठीक है भाई, क्या सप्लाई करा हमारे को उसने, डिटरमाइन दी थेरोटिकल मार्केट प्राइस। सर ये थेरोटिकल मार्केट प्राइस, अरे हम जो निकालते हैं उसको थेरोटिकल मार्केट प्राइस बोला जाता है ना, ये हमने हमारे हिसाब से निकाले, प्रैक्टिकली तो कुछ और ही चलती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे चलती है, बट हम ये हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो थेरोटिकल मार्केट प्राइस है इन फॉर्मूलेज के हिसाब से वो हमेशा किसके आसपास रहे, प्रैक्टिकल वाले के आसपास, बट स्टिल वो निकालना है हमारे को, मतलब शेयर की प्राइस निकालना है हमारे को। एज पर कौन सा मॉडल वो चेक कर लेना, वॉल्टर मॉडल, क्योंकि हर यहाँ पे हर केस पे आपको वही निकालना है, या तो वैल्यू ऑफ फर्म या तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से। ठीक है भाई, अर्निंग कितनी है मेरी 5 लाख, मतलब रुपीस के फॉर्म में दिया हुआ है 5 लाख रुपीस। डिविडेंड कितना दिया 3 लाख रुपए, ठीक है भाई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे 1 लाख रुपए, ठीक है भाई। प्राइस अर्निंग रेशो, अब ये सर क्या है, पीई रेशो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है बताता हूँ, सबूरी रखो श्रद्धा रखो। ये क्या होता है पी रेशो का मतलब क्या होता है वो भी बताता हूँ। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, समझ में आ रही बात, आपको आर दिया हुआ है कितना 15%। पहले ही क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है सर। आपका आर है 1.15%, 15%। लेकिन साहब यहाँ पे एक दिक्कत है सर, वो क्या है दिक्कत साहब, सर यहाँ पे एक चीज नहीं दी हुई है सर। सर क्या नहीं दी हुई है सर, आपको सर यहाँ पे के नहीं दिया हुआ है सर। के मतलब क्या सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, समझ में आ रही बात। जो भी कॉस्ट हमारी है, कॉस्ट जो भी हमारे को जिस अमाउंट पे भी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, कौन शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दी हुई नहीं है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, क्या तुम सेटिस्फाइड हो करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म से, अगर नहीं तो क्यों नहीं। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो इन दिस केस, क्या होना चाहिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो,
तो गाइस ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो करूंगा 100%, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, क्योंकि यहां पे एक चीज मिसिंग है। देखो हमेशा मेरे पढ़ाने के टेक्निक में क्या रहेगा, पहला आप फिर मैं, भले आप इसको पॉज करके करो, जो मर्जी हो चाह के करो, या मैं 2 मिनट आपके लिए रुकता भी हूं, मेरे को थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, और फिर चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 6, आप चेक करो आपको जम रहा है क्या, और नहीं जम रहा है तो मैं सॉल्व करने ही वाला हूँ, है ना। 2 मिनट्स आपको दूंगा, और ज्यादा आपको लिए बेटर है कि आप पॉज करके इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी अपॉन के ई, फॉर्मूला तो आपको पूरा अच्छे से पता ही है। तो आप वो ट्राई करो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है, आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं आया तो फिर तो मैं हुई बैठा। आपको सिर्फ यहाँ पे के ही निकालना है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आप लोग पॉज करके भी समझ सकते, थोड़ा सोच सकते, है ना। तो पॉज कर लिए, समझ गए होंगे, आई होप आप लोग कुछ ख्याल में आया होगा। देखो क्या होता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने में, कि हम जब पहले खुद ट्राई करते हैं तो हमको बहुत डाउट आते, कंफ्यूजन आते हैं, लेकिन वही बेटर तरीका होता है, और फिर आप उसका आंसर चेक करो ना तो आपको समझ में आती है चीजें। अगर मैं खुद सॉल्व करते जाऊँ तो आपको ऐसा लगेगा क्या समझ में आया, पूरा समझ में आया, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन और डाउट बने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन में ना एक चीज अलग है पहले तो, जो बच्चे ने देखे होंगे, और वो है प्राइस अर्निंग रेशो। भले यहाँ पे के ई नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पीई रेशो दिया हुआ है, एंड दिस पीई रेशो इज नथिंग बट, यानी आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे जोड़ना है आपके लिए, पी रेशो इज नथिंग बट के इज इक्वल्स टू, या के ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पीई रेशो। उससे आपका क्या आ जाएगा, आपका के आ जाएगा, यानी पी रेशो की मदद से आपका क्या आ जाएगा, पी रेशो मतलब प्राइस अर्निंग रेशो। समझ में आ रही बात, प्राइस और अर्निंग का रेशो है ये, इससे आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के कैसे आएगा, 1 अपॉन पी रेशो कितना है 8, तो 1 अपॉन 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 अपॉन 8 दैट इज, अच्छा इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा, इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 12.5%। तो आपका यहाँ पे पी रेशो कितना आ गया, पी रेशो बोला सॉरी, के कितना आ गया 12.5%। वापस से पी रेशो इज नथिंग बट प्राइस और अर्निंग का रेशो है। समझ में आ रही बात, यानी आपको और डिटेल में समझना है तो समझ लो, आगे के चैप्टर में हम पढ़ने वाले वैसे भी, पीई रेशो इज नथिंग बट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ऐसा भी बोल सकते हैं, या के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पीई रेशो। ये दो अलग अलग यूजेस के, आप के निकालने के लिए भी पीई रेशो यूज कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट निकाल आ जाएंगी उसके हिसाब से, या आप पी रेशो निकालने के लिए एमपीएस अपॉन ईपीएस भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप पी रेशो निकाल सकते हैं। बट ये जो फॉर्मूला एमपीएस और ईपीएस वाला, ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये दूसरे चैप्टर के काम में आएगा, यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। यहाँ पे हमारे को के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बाकी आपका एमपीएस और ईपीएस कुछ भी है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में, तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में अगर 8 है पी रेशो तो बस उसको मान लेना। तो आपका क्या निकल आया, के निकल आया। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पॉलिसी, तो आप खुद ही बता दोगे सर हमारा के तो निकल आ गया, कितना है 12.5%, और आपने हमको बताया कि व्हेनेवर आर इज ग्रेटर देन के, तो ऑलवेज यहाँ पे डिविडेंड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक भी रुपये डिविडेंड हमने इशू करना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात, लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि उसने डिविडेंड इशू किया है, तो हम तो यहीं से बोल देते हैं इसको देख के कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी। तो वो बोलता है नहीं है सेटिस्फाइड, इफ नॉट, क्वेश्चन पूछा है देन व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो आंसर इज 0। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी आंसर तो यहीं खत्म हो गया। एमसीक्यू अगर मैं पूछा तो आंसर तो यही नहीं पड़ गया एमसीक्यू के लिए आपके, कि आपको पूछ रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड हो, नहीं हो सेटिस्फाइड, क्यों नहीं है। इसी तरीके से तो क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के, क्यों, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के, सो इन दिस केस 0 होना चाहिए। 0 से ऊपर कुछ भी डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा, एक भी ऊपर डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा, कुछ भी आपने डिविडेंड इशू करे तो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएंगी, कम। समझ में आ रही बात, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करके देखते हैं दोनों अप्रोच से, कि उनने जो डिविडेंड दिए
उसके हिसाब से अगर हम प्राइस निकालें, उनको दिखाना पड़ेगा ना, उनके हिसाब से अगर हम प्राइस निकालें शेयर की तो क्या आती है। और हम जो डिविडेंड पे आउट रेशियो सजेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्टिमल पे आउट रेशियो हम जो सजेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम प्राइस निकालते हैं तो क्या आती है, वो हमारे को यहाँ पे देखनी है। आओ देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ये 6th, इसका सॉल्यूशन है, यहां से स्टार्ट होता है ये। अब क्या बोलता है, सबसे पहले मेरे को निकालना है कौन सी है, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी क्या है, अरे एक सेकंड गाइस, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ध्यान दो। एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी है आपकी कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, 3 लाख रुपए दे रहे हो, कितनी अर्निंग है आपकी 5 लाख रुपए, ठीक है भाई। कितनी दे रहे हो आप, 3 लाख डिविडेंड पे कर रहे हो, कितने में से, 5 लाख में से। तो आपको यहाँ पे 2 चीजों का तो वैसे भी काम पड़ने ही वाला है, एक डिविडेंड पर शेयर, तो उसके लिए आप बोलते हो डिविडेंड अपॉन, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए आप क्या बोलते हो, डिविडेंड अपॉन, बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपको यहाँ पे डिविडेंड दिया है कि कितना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, डिविडेंड कितना है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख, तो ठीक है। तो एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना हो गया 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakh, दैट इज नथिंग बट ₹3 lakh है ये। तो ₹3 पर शेयर आपकी क्या होगी, ₹3 पर शेयर क्या हो गया आपका डिविडेंड पे आउट रेशो। कुछ भी नहीं करा मैंने, जो 3 लाख का डिविडेंड उनका है वो जो दे रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिया, तो हर एक शेयर के ऊपर वो कितना डिविडेंड दे रहे हैं वो मैंने निकाल दिया, दैट मींस डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पर शेयर आ गया मेरा ये। दूसरा अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो क्या करते हैं हम, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो मेरी अर्निंग कितनी है भाई, क्वेश्चन में देखो अर्निंग कितनी है, तो आपकी अर्निंग है 5 लाख रुपीज, तो ₹5 lakhs अपॉन 1 lakh इज इक्वल्स टू ₹5 पर शेयर। तो ₹5 पर शेयर मेरी क्या आ गई, अर्निंग आ गई। तो मैं इसको यहां पे बोल दूंगा कि माई डिविडेंड पे आउट रेशियो DPR is what, is 3/5 into 100 and that is equals to what, कितना आ जाता है 3/5 करे तो that comes to 60%। तो now my dividend payout ratio is 60%। और इतनी मगजमारी नहीं भी करना था, डायरेक्ट निकालना था तो डायरेक्ट भी निकाल सकता था। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट कितनी आप डिविडेंड दे रहे हो अपनी अर्निंग में से, तो टोटलिटी में भी निकाल सकते थे। ये तो मैंने जबरदस्ती निकालना था मेरे को, इसलिए निकाला मैंने। तो ऐसा भी बोल सकते थे 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 lakhs, क्योंकि 3 लाख की मेरी टोटल डिविडेंड है और टोटल अर्निंग कितनी है मेरी 5 lakhs की। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे भी मेरा कितना आता है 60%। तो आपकी मर्जी, आपको ऐसे निकालना है ऐसे निकाल सकते, ऐसे निकालना है ऐसे निकाल सकते। तो दोनों तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो नाउ एग्जिस्टिंग पॉलिसी में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 60%, ठीक है भाई। तो प्राइस निकालेंगे वोल्टर के हिसाब से, तो फॉर्मूला आ जाता है D+R/K E - D इन ब्रैकेट एंड होल्स डिवाइडेड बाय K। तो हमारा D कितना है, डिविडेंड पर शेयर 3 प्लस R कितना है हमारा 0.15% डिवाइडेड बाय 0.125, क्योंकि 12.5% K है, इन ब्रैकेट E कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है बोलो, देखो हाँ 5 - 3 दी होल डिवाइडेड बाय 0.125, ये आ गया। चालू कहां से करेंगे, पुट करा मैंने और कुछ नहीं करा रे बाबा, पुटिंग इन द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर, और उसके अलावा कुछ नहीं करा मैंने। तो चालू कहां से करेंगे, यहां से कि यहां से, एक गलती, यहां से नहीं चालू करेंगे, यहां से चालू करेंगे बच्चा। कहां से, 5 से। तो 5 - 3 इंटू 5 - 3 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 3
divided by 0.125 and my price comes to 43.20। तो अगर एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी रहती है तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वैल्यू ऑफ फर्म कितने के हिसाब से आएंगी, 43.20 के हिसाब से रहेंगी, है ना। और अगर हमारी बात मानते हैं, ये बात नहीं मानते और हमारी बात मानते हैं, हम तो बोल रहे हैं कितनी रखो डिविडेंड पे आउट रेशियो। सजेशन क्या है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू कितना रहना चाहिए, 0%। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे हमारी प्राइस, तो P इज इक्वल्स टू DPS D, बार बार फॉर्मूले इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, प्लस R, आप भी बार बार लिखेंगे K E माइनस D दी होल अपॉन K। तो D कितना है मेरा रे बाबा, 0, R कितना है 0.15, K कितना है 0.125, E कितनी है 5 माइनस 0 अगेन अपॉन 0.125। क्या आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया। तो देखो ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया, चालू यहां से करेंगे, 5 माइनस 0 दैट इज 5 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125 दी होल डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 0 तो है, करो नहीं करो एक ही बात है, दैट कम्स टू 48। ये 48 कोइंसिडेंटली आ गई है, दो बार, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि हमेशा 48 ही आएंगी। ये भी कितनी आ गई MPS। तो अगर तुम हमारा सजेशन मानते हो फाइनेंशियल मैनेजर्स का, है ना, तो भाई तुम्हारी कंपनी की मार्केट प्राइस एक शेयर की होनी चाहिए, 48 हो जाएंगी। और अगर तुम नहीं मानते हो नालायको, तो तुम्हारी कंपनी की शेयर प्राइस कितनी हो जाएंगी, 43.2। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे हिसाब से रहता है तो वो कितनी आती है, 48। अगर हमारे हिसाब से नहीं रहता है ना, एक लेमैन के हिसाब से रहता है, तो फिर उस केस में तुम्हारी प्राइस आती है 43.20। तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी है कि हम जो डिविडेंड, जो वॉल्टर मॉडल बोलता है कि डिविडेंड किसको अफेक्ट कर रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर को, उसके फॉर्मूले के हिसाब से। आर गेटिंग माय पॉइंट। ये बात हो गई क्लियर। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ निकाल रहा हूं फॉर्मूले से आंसर्स निकाल रहा हूं और कुछ नहीं। तो अगर छापे नहीं होंगे तो यहाँ पे छाप लेना बच्चा, पॉज करके। सजेशन है, इधर बाजू में लिखा है, कुछ नहीं समझाऊंगा तो सजेशन है, ठीक है। हाँ आंसर हो गया, ठीक है सर। अरे सर एक मिनट, क्वेश्चन कुछ एक होमवर्क तो दो यार सर, ऐसा मजा नहीं आएगा ना सर। हाँ ठीक है यार, मजा नहीं आएगा ना, ठीक है एक होमवर्क तो बनता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, P कंपनी अलग है, Q अलग है, R अलग है। तो आपको तीनों के अलग अलग सॉल्व करना है, पहले P का, फिर R का अलग, फिर Q का, P का अलग, Q का अलग और R का अलग। तीनों कंपनी है और यहाँ पे तीनों कंपनी की आपको अर्निंग वगैरह दी हुई है जो कि सेम है, और तीनों कंपनी में आपको 3 अजम्पशन सॉल्व करना है कि नो डिविडेंड, डिविडेंड इज 4 और डिविडेंड इज 10। समझ में आ रही बात। तो यानी आपको यहाँ पे टोटल 9 प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। P में A B C, Q में A B C, R में A B C। समझ में आ रही बात। और ये सॉल्व करने के बाद इसके बाद वाली वीडियो में आप इसका क्या बताऊंगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो कृपया करके ये लेक्चर सुनने के बाद ये सॉल्व करें तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। समझ में आई बात है वॉल्टर मॉडल की, शाबाश। तो ये होगी बात खत्म किसकी, वॉल्टर मॉडल की। समझ में आ रही बात, वॉल्टर मॉडल की जो बातें खत्म हो गई, अब उसमें ही हम बोल देते हैं कि यहाँ पे थ्योरी कवर हो गई आपकी, है ना। कि यहाँ पे वॉल्टर मॉडल कुछ अजम्पशंस पे चलता है, वो देख लो एक बार थोड़े से पेज नंबर 5 पे आके, कि फर्म के जो सारे फाइनेंसेस है, वो इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं फर्म में, वो सारे रिटेन अर्निंग के थ्रू आते हैं। डेब्ट और इक्विटी से कुछ लाती ही नहीं है फर्म, है ना। जो एक बार पहले इशू कर दी थी, अब जो भी पैसा फर्म को चाहिए रहेगा वो काय के थ्रू आएगा, ओनली रिटेन अर्निंग के थ्रू। आई एम सेइंग इट इज अजम्पशंस ऑफ वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल ये मान के चल रहा है कि उनके डेब्ट और इक्विटी से ही क्या होते हैं, फाइनेंस नहीं होते हैं, रिटेन अर्निंग से क्या होते हैं, फाइनेंस। आर और के हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये उसने मान लिया, क्योंकि आपने देखे कि आर आने वाली अर्निंग्स के ऊपर, इस साल, नेक्स्ट ईयर, हम आने वाली सारे ईयर्स की अर्निंग के ऊपर के हिसाब से क्या निकाल रहे हैं, प्राइस। कोई एक साल के हिसाब से प्राइस निकाल रहे क्या, नहीं। तो ये बोलता है साल दर साल आपका आर और क्या रहने वाला है, के सेम। थोड़ा सा वियर्ड है, हाँ वियर्ड है ना, तो क्या मना कर रहा हूं, तो क्रिटिसिज्म इसके ऑपोजिट में बोलेंगे और क्या।
ऑल अर्निंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी या री इन्वेस्ट होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता उसका। बिगिनिंग अर्निंग एंड डिविडेंड नेवर चेंज, जो बिगिनिंग में डिविडेंड और अर्निंग थी वही चेंज रहेंगी और कभी उसके अलावा चेंज नहीं होने वाली। यानी इस साल 5 रुपये कमाए तो अगले साल भी 5 5 5 5। थोड़ा सा भैया वियर्ड लग रहा है, हाँ वियर्ड है, समझ में आ रही बात। यानी वो ये नहीं देख रहा है कि नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ होंगी, इस साल 5 रुपये पर शेयर कमाए तो अगले साल 6 रुपये कमाएंगे, ये नहीं बोल रहा है ये। तो यहाँ पे वो क्या बातें कर रहा है कि वो डिविडेंड और रिटेन अर्निंग री इन्वेस्ट ही होंगी, समझ में आ रही बात। और बिगिनिंग में जो अर्निंग थी डिविडेंड था वो आगे चेंज होने वाला नहीं है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म्स में भी आए बातें। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे आके पेज नंबर आपका 7 पे, तो इसकी क्रिटिसिज्म्स में वो भी बातें बोली हुई है, अनरियलिस्टिक है ना, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना भाई, हर साल कुछ नहीं तो ग्रोथ तो होंगी। इस साल अगर 5 रुपये कमा रहे तो अगले साल 6 रुपये तो कमाएंगे, 5.5 तो कमाएंगे, तो ग्रोथ भी होंगी ना। तो वो ग्रोथ के लिए हम कौन सा मॉडल पढ़ेंगे इसके बाद, गॉर्डन मॉडल। खैर उसकी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, होमवर्क कर लेना है आज से। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।